तो आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी, तो ग्रुप थ्योरी में बेसिकली क्या होता है, सिमेट्री इट इज अ सिस्टमैटिक और मैथमेटिक वे टू स्टडी सिमेट्रीज। सिमेट्रीज जैसे किसी भी मॉलिक्यूल में पीओएस होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इन्वर्जन, आइडेंटिटी, इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सिमेट्रीज को हम करते हैं डिस्कस करें, मान लो ग्रुप थ्योरी को डिस्कस करते हैं। ग्रुप थ्योरी में हम सिमेट्री को सिस्टमैटिक और मैथमेटिकल वे में स्टडी करते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर हम सिमेट्री को एनालाइज करें तो हम उसके बारे में बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन उसके बारे में किया जा सकता है। जैसे मॉलिक्यूल के टर्म में बात करें तो हम सिमेट्री की वजह से, हम ग्रुप थ्योरी की मदद से आईआर और रमन एक्टिव बैंड्स के बारे में बता सकते हैं। हम एमओटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ताल जिसे बोलते हैं सिमेट्री एडिक्टिव लीनियर कॉम्बिनेशंस, एमओटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। और हम इससे एक्सप्लेन एलएफटी में हमारा ग्रुप थ्योरी बहुत यूज कर आती है। तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं ग्रुप थ्योरी के। तो अगर हम ग्रुप थ्योरी को सही से पढ़ते हैं तो हमें काफी मदद मिलती है अपने कोर्सेज में। तो और स्टीरियोकेमिस्ट्री में बहुत काम आती है। लेकिन ये वाला पार्ट ऑर्गेनिक वाले पढ़ते हैं, और ये सारा इनऑर्गेनिक में आ जाता है, ये फिजिकल में आता है। तो हमारे नेट और गेट के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो ग्रुप थ्योरी जो फिजिकल में आती है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है नेट और गेट के पर्सपेक्टिव। आईआर और एक्टिव बैंड्स के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेट में, गेट में, डीयू में, बीएचयू में बहुत पूछे जाते हैं। तो एक बार हम अपना आउटलाइन देख लेते हैं पढ़ेंगे किस तरीके से, हमारा तरीका क्या होगा। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव सिमेट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सिमेट्री के बाद सिमेट्री में हम पढ़ेंगे सिमेट्री एलिमेंट एंड सिमेट्री ऑपरेशंस, ये हमें पढ़ना है इसमें। और सिमेट्री के बाद हम पढ़ेंगे पॉइंट ग्रुप। पॉइंट ग्रुप बेसिकली इट इज collection of all symmetries of a particular compound. It is point group. उसके बाद हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट ग्रुप। उसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन से पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी, आईआर रमन एक्टिविटी। एंड हम वही आईआर रमन एक्टिविटी पढ़ेंगे क्योंकि बाकी वो नेटवर्क गेट में आता नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी, जिसमें से हम पढ़ने वाले हैं आईआर एंड, और अगर टाइम मिला तो हम बाकी दोनों पार्ट भी एमओटी और एलएफटी को भी डिस्कस कर लेंगे।
LFT में भी बेसिकली ऑरिकल डायग्राम एंड नाविस स्नोबॉल डायग्राम, 3D ट्रांजिशंस में बहुत हेल्प करती है, बहुत जिंदगी आसान बना देती है। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, सिमेट्री। सिमेट्री जब हम वर्ड सुनते हैं तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आती है वही जो हमें 9th 10th और उसमें बताया जाता है कि किसी भी बॉडी को अगर हम बीच में से काटें तो अगर वो दोनों इक्वल पार्ट्स आए, हमारे पास दोनों ही इक्वल आए, दोनों ही पार्ट इक्वल में अगर कट जाए तो वो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होती है। तो ये जो काटता है इसे बोलते हैं पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। जो प्लेन किसी भी ऑब्जेक्ट को दो इक्वल पार्ट्स में काट दे, आइडेंटिकल पार्ट्स में काट दे, इक्विवेलेंट पार्ट्स में काट दे, उसे बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो सिमेट्री हमने काफी पढ़ा चुका है, इस लेवल पे हम सपोज करते हैं कि आपको इसे पता होगा, पीओएस सीओएस। तो सिमेट्री की अगर बात करी जाए तो एक एग्जांपल हम बता सकते हैं कि क्यूब एंड स्फीयर व्हिच इज मोर सिमेट्रिकल, व्हिच इज मोर सिमेट्रिकल। ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे क्यूब, ये हमारा क्यूब है, ये हमारा स्फीयर है। इसको सर्कल नहीं, इसको स्फीयर कंसिडर करना। तो इसमें जब हम देखेंगे तो ये वैसे तो ये हाईली सिमेट्रिक है, लेकिन वो सब बाद में आएगा। इसके अंदर सीओएस है, पीओएस, बहुत सारे सी क्यूब हैं, बहुत सी कोर्स हैं, इसको हम बाद में कंसिडर करेंगे। फिलहाल हम अगर सिमेट्री को अगर नॉर्मली समझना चाहे तो मैं इसको किसी भी एंगल से देखूं, मुझे ये ऑब्जेक्ट हमेशा इक्विवेलेंट ही मिलेगी एट एनी एंगल। किसी भी एंगल से देखो मुझे सेम ही दिखाई देने वाली है। लेकिन इसको अगर मुझे सेम देखना है तो इसके लिए 0 डिग्री से देखना पड़ेगा, या 90 डिग्री से देखना पड़ेगा, या 180 से देखना पड़ेगा, या 270 इस पे देखना पड़ेगा। इन पर्टिकुलर एंगल पे अगर मैं देखूंगा तो मुझे वो आइडेंटिकल या सेम दिखाई देगी। इसलिए हम कहते हैं कि क्यूब इज मोर सिमेट्रिकल देन स्फीयर। हम सिमेट्री को पढ़ रहे हैं तो सिमेट्री के लिए हमें सिमेट्री एलिमेंट एंड सिमेट्री ऑपरेशन के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स। सिमेट्री एलिमेंट्स मतलब बेसिकली कोई भी हम ऑपरेशन अगर लगाएं, लाइक इट इज लाइन, इज सिमेट्री एलिमेंट्स में बी अ लाइन, एंगल, प्लेन एंड ऑल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिमेट्री ऑपरेशंस। सिमेट्री ऑपरेशंस, सिमेट्री ऑपरेशन आर द बेसिकली द मूवमेंट जो हम किसी भी मॉलिक्यूल में देते हैं, और उस मूवमेंट के बाद अगर हमारे को वही मॉलिक्यूल सेम मिल जाए, आइडेंटिकल मिल जाए, इक्विवेलेंट मिल जाए, तो वो ऑपरेशन क्या होता है, सिमेट्री ऑपरेशन। वो उस मूवमेंट को बोलते हैं हम सिमेट्री ऑपरेशन। इट इज अ मूवमेंट of a body such that after movement we get same body orientation। एक बार आप बस इसे समझ लीजिए, सिमेट्री ऑपरेशन कोई भी मूवमेंट होती है किसी भी बॉडी पे, और वो मूवमेंट के बाद हमारे को वही सेम बॉडी वापस मिल जाती है उसी ओरिएंटेशन में, तो वो एक सिमेट्री ऑपरेशन है। हम एक बार सिमेट्री एलिमेंट्स को मैं बता दूं, उसके बाद हम दोनों को एक साथ ही क्लियर कर लेंगे। सिमेट्री एलिमेंट्स, इट इज अ ज्योमेट्रिकल, मैथमेटिकल और ज्योमेट्रिकल
entity, like it may be a point or maybe a plane or a line through which one or more symmetry operations may be carried out। तो सिमेट्री ऑपरेशन को होती है मूवमेंट, जो हम किसी भी बॉडी में दें, किसी मॉलिक्यूल में दें और हमारे को वही मॉलिक्यूल वापस मिल जाए सेम उसी ओरिएंटेशन में, तो वो सिमेट्री ऑपरेशन होता है। और जो मूवमेंट हम देते हैं वो क्या हो सकती है, वो एक सिमेट्री एलिमेंट्स के थ्रू हम देते हैं। वो कोई पॉइंट हो सकता है या प्लेन हो सकता है या लाइन हो सकती है, तो उसके लिए इसके थ्रू एक या दो से ज़्यादा एक से ज़्यादा सिमेट्री ऑपरेशंस कैरी हो सकते हैं। तो हम इनको एग्जांपल की तरह समझ सकते हैं। सिमेट्री हम एक साथ इकट्ठी लाइन से पढ़ेंगे सारे, प्रॉपर एक्सेस, इम्प्रॉपर एक्सेस, आइडेंटिटी एंड ऑल, एनवायरनमेंट सेंटर। तो जैसे मुझे यहाँ पे लिखना हो सिमेट्री एलिमेंट्स, यहाँ पे है ऑपरेशंस, लाइक मैंने एक लाइन ली है, सिमेट्री एलिमेंट्स है मेरा, यहाँ पे एक लाइन, मैं लाइन के थ्रू एक मूवमेंट दे रहा हूँ बॉडी में। तो अगर हम किसी भी बॉडी में लाइन के थ्रू अगर कोई मूवमेंट देते हैं तो वो रोटेट होता है, तो ऑपरेशन क्या होगा उसका, रोटेशन। तो उस बॉडी का ऑपरेशन होगा रोटेशन। अगर हम उसको प्लेन से मूवमेंट दें तो प्लेन से तो हमें मिलता है वो तो या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा या बाइसेक्ट हो जाएगा, दोनों में से कोई एक काम हो सकता है। लाइन दें हम, प्लेन दें या पॉइंट अगर हो तो पॉइंट से हमें मिलता है ऑपरेशन इन्वर्जन। पॉइंट को हम पीओएस बोलते हैं, इसको हम पीओएस बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहाँ से हमारा इन्वर्जन ऑफ ऑल एटम, हम सबको एक साथ पढ़ेंगे। तो आई होप आपको सिमेट्री एलिमेंट, सिमेट्री ऑपरेशन समझ में आया हो, और ये अपनी थोड़ी देर में और ज़्यादा क्लियर होने वाला है। अभी फिलहाल हम इतना समझ सकते हैं कि सिमेट्री ऑपरेशन में क्या होता है, किसी भी बॉडी को कोई मूवमेंट देते हैं, और हम मूवमेंट किसके थ्रू देते हैं, सिमेट्री एलिमेंट्स के थ्रू हम एक मूवमेंट देते हैं किसी मॉलिक्यूल्स में, और वो अगर मॉलिक्यूल्स हमें सेम ओरिएंटेशन में मिल जाए तो वो एक सिमेट्री ऑपरेशन हो जाएगा। सबसे पहला जो हमारे पास सिमेट्री ऑपरेशन, डिफरेंट सिमेट्री ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं, सिमेट्री ऑपरेशन। सबसे पहला जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है प्रॉपर एक्सिस, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको डिनोट करा जाता है सी एन से। प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री CN, और N इज इक्वल टू 360 बाई थीटा। अगर हमें प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझना है तो सबसे पहले हम एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं CH। या इससे थोड़ा आसान मॉलिक्यूल लेते हैं, हम वाटर मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं, ये सिर पे थोड़ी गिर में आएगी। सबसे पहले हमने लिया एक वाटर मॉलिक्यूल, मैं आपको थोड़ा 3D में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है हमारा
वाटर मॉलिक्यूल, ये तो H है, ये हमारा ऑक्सीजन है मेरा। तो इसमें हमने क्या लगाना है, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हम कोई एक लाइन लेते हैं, मतलब मैंने एक सीधा एक यहाँ से एक लाइन डाली है यहाँ पे, और उसी के अराउंड ही मैंने इसको रोटेट कर दिया 360 में, ठीक है। ये इस तरीके से रोटेट हो जाएगा 180 का। जैसे मैंने इसको एंगल दूंगा, एंगल रोटेशन दूंगा, तो ये इस तरीके से, तो ये इस तरीके से हमारे को सेम ही मिल जाएगी। आई होप आपको समझ में आया हो। ये हमारा मॉलिक्यूल पहले ऐसे था, हमने 3 यहाँ पे इस लाइन के थ्रू हमने इसके अंदर 180 का रोटेशन दिया, 180 का जैसे रोटेशन दिया वैसे हमारे पास फिर से हमारे पास सेम मॉलिक्यूल ये आ गया। इसको हम ऐसे समझें, ये हमारा H1 है, H2 है। मैंने ऑक्सीजन के अराउंड 180 डिग्री पे रोटेशन दिया, तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल ऐसे था, ये ऐसे चला जाएगा ऐसे। तो जो हमारे पास नया मॉलिक्यूल जो आएगा वो होगा H2 एंड H1। तो अब ये दोनों ही स्ट्रक्चर आपस में इक्विवेलेंट हैं, H1 HO 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 H, तो ये दोनों ही आपस में इक्विवेलेंट हैं। तो ये ऑपरेशन हमने जैसे हमने इसके अंदर 180 डिग्री पर रोटेशन दिया, एक मूवमेंट दी, तो हमारे को सेम मॉलिक्यूल ही मिल गया। तो ये क्या है, एक सिमेट्री ऑपरेशन। अगर हम इसके अंदर फिर से दें 360 पे, हमने फिर से दिया इसके ऊपर C2 नहीं बोला, अभी मैं 180 बोलता, 180 डिग्री पे हमने फिर से इसको रोटेशन दिया। तो इस बार क्या होगा, H1 अपनी जगह पे वापस आ जाएगा, H2। तो इस स्ट्रक्चर को अगर मैंने 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3rd बोल दिया, तो ये तीनों स्ट्रक्चर आपस में तो सेम है, लेकिन हम देख सकते हैं कि 1 और 2 आपस में इक्विवेलेंट है, मतलब एटम की पोजीशनिंग तो सेम है, बस पोजीशनिंग H1 यहाँ आ गया, H2 यहाँ पे आ गया, मॉलिक्यूल सेम रहा, लेकिन H की पोजीशन चेंज हो गई है। जो हाइड्रोजन पहले यहाँ था वहाँ चला गया, यहाँ आना यहाँ आ गया, तो ये दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। लेकिन जैसे हमने दूसरी बार भी इसके अंदर 180 का दिया, तो फर्स्ट और थर्ड आइडेंटिकल है, आपस में एकदम सेम स्ट्रक्चर है, ये आपस में क्या है, एक सेम स्ट्रक्चर। तो जो ये है, इस लाइन को, ये होती है प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक लाइन के थ्रू, एक एक्सिस के थ्रू रोटेशन देना ही क्या होता है, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो हम इसके लिए लिखने का तरीका क्या होता है, इसको CN, और N क्या होता है हमारा 360 बाई थीटा। थीटा मतलब होता है जिस एंगल से आप रोटेशन देते हैं उसको हम थीटा बोलते हैं। तो इस केस में हमने कितने पे रोटेशन दिया, 180 पे। तो N की वैल्यू क्या आएगी, N इज इक्वल टू 360 बाई 180। तो N की वैल्यू क्या आई है 2, तो ये क्या है, C2। तो हमने मतलब यहाँ पे क्या लिया है, C2 मतलब 180 के अलाउंग रोटेशन दिया है, ये भी एक C2 है। अब आगे से हम याद रखें, कभी भी हम C2 बोलेंगे तो मतलब हमने उस मॉलिक्यूल के अंदर 180 से रोटेशन करवाई है, और हमारे को वो आइडेंटिकल ओरिएंटेशन भी मिल चुकी है, आइडेंटिकल और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हमें मिल चुका है। तो हम और भी एग्जांपल देखते हैं C2। अब हम आते हैं थोड़े CH4, CH, H, H, 1 2 3 4, ये टेट्राहेड्रल है। ये है हमारा मिथेन मॉलिक्यूल, ये। तो इसके अंदर हम कैसे रोटेशन दे सकते हैं, इसके अंदर
ये हमारा कार्बन एटम है, मेरा ये जो पॉइंट है इसको कार्बन एटम कंसीडर करेंगे। ये हमारा ऊपर वाला H1, ये आया हमारा H1, ये है हमारा H2, ये है हमारा H1, H2, H3 एंड H4। ये है हमारा मिथाइल कार्बन H1, H2, H3, H4। इसके अंदर हम रोटेशन कैसे सोचें, हम सोच के देखें कि अगर हम इसके अंदर कैसे रोटेशन दें कि हमारे को वही सेम मॉलिक्यूल मिल जाए। सोचिए अगर हमने इस डायरेक्शन में दे दिया, यहाँ से देखिए, सोचिए यहाँ से देखा मैंने अगर 180 का दे दिया तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल अगर इसमें मैंने 180 का दे दिया तो कैसा होगा, ये ऐसा हो जाएगा। आई होप समझ रहे हो। इस तरह से यहाँ से आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, परपेंडिकुलर एक्सिस ली हमने और 180 के अलोंग रोटेशन देने की कोशिश करी, देखा कि हमें सेम मॉलिक्यूल मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। जैसे हमने दिया हमें मिला ये, क्या ये और ये आपस में सेम स्ट्रक्चर है क्या, सुपरइम्पोज होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसके अंदर ये C2 तो नहीं है। और सोचें हम तो इसके अंदर हम यहाँ से ऊपर से डालते, ऊपर से देते हैं। तो इस बार हम इसमें 180 की जगह 120 की दे देंगे, 120 का रोटेशन देंगे। इसके अंदर हमने यहाँ से लिया 120 का रोटेशन जैसे देंगे तो अगर हमने इसको यूं घुमा रहे हैं, यूं क्लॉकवाइज कर लो या एंटी क्लॉकवाइज बोले कैसे भी ले लो, हम इस एक्सिस को ले रहे हैं और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या रोटेशन दे रहे हैं। अगर हमने यूं दिया एंटी क्लॉकवाइज तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल ऐसा हो जाएगा। मान लो सपोज करो ये H2 है तो H2 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे H2, H3, H4। तो H2 H3 की जगह चला जाएगा, H2 H3 के H3 H4 को H4 H2 की जगह आ जाएगा और हमारा मॉलिक्यूल सेम रहेगा। हम जैसे सुपरइम्पोज करना चाहें तो सुपरइम्पोज हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसके अंदर एक 120 डिग्री का अगर हमने रोटेशन दिया, अगर हमने इसके अंदर 120 का रोटेशन दिया तो हमारा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल जाएगा। जैसे हमने दिया तो ये रहा CH1, तो हमने जैसे देखा था जब हमने यूँ दिया था तो रोटेशन यूँ हो रहा है, तो H1 की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, पोजीशन किसकी हो रही है, H2, H3 और H4 की। ये तो अपने एक्सिस के अराउंड बस घूम रहा है, तो H1 तो कोई चेंज नहीं होगा, H1 में चेंज नहीं होगा। इस बात को हम जिस भी एक्सिस के अलोंग लेंगे उसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला। H2 यहाँ तक H2 H3 की जगह आ जाएगा, एक C2 के बाद H3 H2 H3 H4 की जगह और H4 H2 की जगह। एक 120 डिग्री के रोटेशन देने के बाद हमारे को ये स्ट्रक्चर मिले कि ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, आइडेंटिकल है, ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, सेम है लेकिन इक्विवेलेंट है क्योंकि एटम की पोजीशनिंग सेम नहीं है। H1 की जगह H1 तो लेकिन H2 की जगह H4 आ चुका है, तो ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। अगर हम इसमें C2 हम देखें कि इसमें कौन से प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो यहाँ से अगर हम थीटा 120 है तो n इक्वल टू 360/120, तो कितना आ जाएगा 3। तो हमने इसके अंदर क्या दिया है, एक C3, क्या दिया है, एक C3 मतलब किसी भी एक्सिस के अलावा अगर हम 120 का रोटेशन देंगे तो वो एक C3 होगा। आपको समझ में आया C3 के बारे में। C2 के अंदर हम 180 का रोटेशन देते हैं, C3 के अंदर हम 120 का रोटेशन देते हैं। इसके अंदर हम अपने आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक C3 और देते हैं, एक C3 और दिया। अगली बार हमने C3 दिया तो क्या होगा, H2 आ जाएगा H3 की जगह, H1 फिर चेंज नहीं होगा, वही यही आपस में तीनों के तीनों चेंज होते रहेंगे। अगली बार हमने देंगे तो हमको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो मिलने वाला है कुछ, H1 अपनी जगह पे रहेगा, H2 H3 की जगह चला जाएगा, H3 H4 की जगह चला जाएगा, H4 H2 की जगह चला। अभी देखिए क्या ये दोनों स्ट्रक्चर अभी भी इक्विवेलेंट है, अभी भी इक्विवेलेंट है। इसके अंदर हमने फिर दिया एक C3, एक C3 H H H H H1 की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। इस बार हम जब C3 देंगे तो क्या होगा, H2 अपनी जगह आ जाएगा, H2 इधर आ जाएगा, ये है H4,
क्या हुआ, H2 इधर आ जाएगा, H3 इधर आ जाएगा, H4 यहाँ आ जाएगा। अब हम देखेंगे ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में आइडेंटिकल हैं। ये स्ट्रक्चर इसके इक्विवेलेंट है, ये स्ट्रक्चर इसके इक्विवेलेंट है, ये स्ट्रक्चर इसके आइडेंटिकल है। तो C3 दिया हमने मीथेन मॉलिक्यूल में, कितने दिए, C3। इसको बोलेंगे C3 1, इसको बोलेंगे C3 2। C3 मतलब एक C3 मतलब एक बार दिया, दो बार दिया। अब हम दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं CH3 में, एक बार और समझ रहे हैं। हमने इसके अंदर ऊपर से एक्सेस डालिया, उस पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिया है और हमारे को इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलते गए और आखिर में हमको आइडेंटिकल स्ट्रक्चर भी मिल गया। और मॉलिक्यूल्स को समझे हम प्रॉपर एक्सेस में। प्रॉपर एक्सेस मतलब रोटेशन देना इस तरीके से कि हमारा मॉलिक्यूल हमें सेम मिल जाए। अगला मॉलिक्यूल हम देख सकते हैं BF, ये क्लीनर है, 120 का है। इस मॉलिक्यूल को समझा जा सकता है इस तरीके से। ये हमारा एक BF3, नाम नंबर दे देते हैं, नंबर देना आसान यही रहता है, F1 F2 एंड F3। इसको इमेजिन करने की कोशिश करते हैं हम। इसको तो हमने इमेजिन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमारा मॉलिक्यूल कुछ इस, ये हमारा बोरॉन एटम, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोराइड, F1 F2 एंड F3। तो फिर से हम सोचने की कोशिश करते हैं कैसे कैसे हम रोटेशन दें और हमारे पास से मॉलिक्यूल मिल जाए। सबसे पहले हमने डाला इसके अंदर एक, पहले हम C3 से बनाते, इस तरीके से हमने लाए एक एक्सेस ली, ये वाली ऊपर परपेंडिकुलर एक्सेस ली, और एक फिर से हम 120 का ही हम रोटेशन देंगे। कितने का, 120 का। और जैसे हम 120 का रोटेशन देंगे तो कुछ ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मतलब F1 की जगह F3 आ जाएगा, F3 की जगह F2 आ जाएगा, F2 की जगह F1 आ जाएगा। ये 120 के ये 120 से ऐसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज रोटेशन हमको मिलता रहेगा। ये जा रही है C3 दिया तो हमें क्या मिल गया, B F2 F1 F3। अब हम इसमें दे रहे हैं एक और C3 1, अगली C3, तो हमको क्या मिलने वाला है, बोरॉन दिस, यहाँ पे आ जाएगा F3, यहाँ पे आ जाएगा F1, यहाँ पे आ जाएगा F2। एक और देंगे हम इसके अंदर अगर C3 2, तो हमको जो मिलेगा वो मिलेगा बोरॉन दिस F1 F2 F3। तो ये वाला स्ट्रक्चर इसके इक्विवेलेंट है, ये वाला इसके इक्विवेलेंट है, और ये दोनों आपस में आइडेंटिकल हैं। लेकिन इसके अंदर और भी चेंजेस हो सकते हैं। हमने C3 देखा, इसके अंदर देखो C2 भी एग्जिस्ट कर दिया। कैसे करती है, इसके बाद हम लेते हैं एक और मॉलिक्यूल PtCl4 2- और इसे स्क्वायर प्लेनर है, तो PT Cl 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 Cl, इसमें देंगे 1 2 3 4।
इसको हम ट्राई करते हैं इसको समझें। ये रहा हमारा PtCl4 मॉलिक्यूल, प्लेटिनम एटम, क्लोरीन 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 3, क्लोरीन 4 एग्जैक्टली नहीं बन पा रहा है, समझा सकते हैं इस तरह। इसके अंदर हम देंगे 90 डिग्री की, इसके अंदर हम देंगे 90 डिग्री की। जैसे मैं इसके अंदर 90 डिग्री के इस तरीके से लगा क्लॉकवाइज, इस वाली रोटेशन, इस वाली एक्सिस के अंदर हम क्लॉकवाइज रोटेशन दिया, क्या हो गया ऐसा 90 डिग्री से, मतलब क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 की जगह आ जाएगा, क्लोरीन 3 क्लोरीन 4 की जगह आ जाएगा। इसके अंदर हम दे रहे हैं ये 90 डिग्री ले रहे हैं, तो 90 डिग्री में देख लेते हैं n कितना आएगा, 360/94, तो n = 4, मतलब यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं C4, तो C4 का मतलब है 90 डिग्री का रोटेशन देगा। जैसे हमने इसके अंदर 90 डिग्री का रोटेशन दिया तो हमको जो मिलेगा स्ट्रक्चर अगला वो मिलेगा ये Cl 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 1 आ जाएगा, 2 की जगह 2 आ जाएगा, 3 की जगह 3 4। इसके अंदर हम अगली C4 देंगे, C4 1, सेम ही एक्सिस, इसी परपेंडिकुलर एक्सिस पे। तो अगला जो जाएगा वो जाएगा Pt Cl 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 Cl। अगली जो रोटेशन जाएगी 1 2 3 4 C4 2 Pt this Cl Cl Cl, फिर 90 डिग्री रोटेशन देंगे, फिर क्लॉकवाइज में सारे कोऑर्डिनेट वापस 1 2 3 4। अगली रोटेशन देंगे हम C4 3 Pt this Cl 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 1 2 3 4। आपस में दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल, इक्विवेलेंट। अरे रुक जाओ, अभी रुक जाओ। इसके ये इस मॉलिक्यूल के अंदर हम और बातें समझते हैं, हमने C4 को समझा, अभी देखिए वो भी चीजें समझते हैं। इसके अंदर और भी रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उनके बारे में पढ़ते हैं वहां पे, फिर से कंसीडर करेंगे हम इसको। ये रहा हमारा, ज्यादा बेटर है पहले से, क्लोरीन Cl1 Cl2 Cl3 Cl। इस बार हमने दिया था ये वाला रोटेशन, यहाँ से ये वाला एक्सिस लाए तो इसको रोटेशन दिया था इस तरह। इस बार हम ला रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से मान लीजिए बहुत सारे सीट है इसके अंदर, चलिए हम यहाँ से कंसीडर करते हैं। इस बार यहाँ की जगह हम ला रहे हैं यहाँ से, यहाँ की जगह ला रहे हैं न्यू, यहाँ की जगह ला रहे हैं, और इसमें हम दे रहे हैं 180 का रोटेशन। जैसे हमने इसमें 180 का रोटेशन दिया 180, ठीक है, यहाँ लाए और 180 का रोटेशन दिया, क्या हुआ, दिया 180। जैसे C2 लिया तो फिर से हमें सेम ही स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इस बार हम दे रहे हैं ये C2, जैसे हम इसमें C2 देंगे तो क्या मिलेगा, देखें Pt this Cl1 Cl जैसे ही हमने आपको अपनी इमेजिनेशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। जैसे ही हमने इसके अंदर इस एक्सिस पे रोटेशन दिया C2, तो क्या हुआ, जो Cl1 और Cl2 है, Cl1 और Cl2 नीचे चले गए और Cl3 ऊपर आ गए।
क्या हुआ, Cl4 Cl3 Cl1 Cl2, क्या क्या चेंज हो गया, 2 3 में चेंज हो गया और 1 4 में चेंज हो गया C2। इसके अंदर और भी बहुत सारे C2 हैं, ऐसे ये C2 है, ऐसे ही एक ये भी C2 है। ये वाला C2 क्या चेंज करेगा, इस वाले C2 ने क्या क्या चेंज करा, 2 को 3 में चेंज कर दिया, 1 को 4 में चेंज कर दिया। ये वाले C2 क्या चेंज करेगा, इस पर इसकी जगह हम क्या ला रहे हैं, यहाँ से यहाँ से लाए ये और C2 दिया, तो ये क्या चेंज करेगा, 4 3 में 1 2 में, ये वजह C2। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, किसी भी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा भी प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो सकती है। जैसे इसके अंदर C3 है, C2 है, अभी इसके अंदर और भी C2 है, और इमेजिन करते हैं इसके अंदर और भी C2 है। ये वाली C2 हमने देख ली, हमने अब तक क्या क्या देख लिया इसमें, हमने इसके अंदर 90 डिग्री रोटेशन देखा परपेंडिकुलर एक्सिस से, सडनली स्ट्रक्चर मिल गया। C4 देखिए, इसमें हमने C2 देखा, इसमें हमने अब तक C2 देखा। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं इसके अलावा C2, इसके अलावा पहले हमने यूं दिया, अब दे रहे हैं यूं, क्या दे रहे हैं, जैसे हमने इसके अंदर C2 के अलोंग, जैसे हमने इस Cl2 के अलोंग जैसे हमने फिर से C2 दिया, मतलब 180 का रोटेशन दिया, तो क्या होगा देखो, दे रहा हूँ ये मैं रोटेशन दे रहा हूँ, मार्कर पे ध्यान रखें और हाथ पे ध्यान रखें। ये मैंने रोटेशन दिया 180 होने वाला है, 180 ये हो गया। देखो क्या हुआ, Cl2 और Cl4 की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये Cl4 है, ये Cl4 है, ये Cl2 है। देखो इसके अलोंग दिया हमने C2, देखो रोटेशन दे रहे हैं 180 का, दे रहे हैं। Cl2 और Cl4 की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब इमेजिन करने की कोशिश करें, Cl2 की पोजीशन और Cl4 की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ Cl3 और Cl1 की पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो रही है। ऐसे ही अगर हमने इसकी जगह इसमें देंगे या यहाँ से लेंगे तो क्या होगा, देखो दे रहे हैं रोटेशन, दे रहे हैं, हाथ कैसे इमेजिन करो, जैसे हम इसमें देंगे तो ये यूं हो जाएगा। Cl3 और Cl4 की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होने वाला, Cl4 और Cl2 आपस में चेंज हो जाएंगे। तो जब हमने इसके अंदर ये वाला C2 दिया, 180 का रोटेशन दिया, तो क्या हुआ, इनके में कोई चेंज नहीं आया, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। Cl 2 और 4 में कोई चेंज नहीं आया, 1 यहाँ चला, 1 और 3 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो जैसे अगर हमने इसमें ये वाला C2 देंगे तो क्या होने वाला है, इनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, ये बस अपने एक्सिस के अलोंग रोटेट हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। अपनी इमेजिनेशन को इस तरीके से करें कि आप मॉलिक्यूल्स को अपने दिमाग में ही रोटेट करके देख पाएं। तो 2 और 3 में कोई चेंज नहीं होने वाला, 4 इधर आ जाएगा, 2 इधर। तो ये थे इसके अंदर डिफरेंट सीट। इसके अंदर और चीज समझाने की कोशिश करें तो एक बार फिर से बनाता हूँ PTCL। ये मॉलिक्यूल हमको बहुत सारी चीजें बता के गया। ये है हमारी C4, ये है हमारी C4, परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर। ये है हमारी, तो मैं थोड़ा सा इधर बना देते हैं, दूसरे कलर का मार्कर नहीं है। ये रही हमारी 2 डिफरेंट C2s, ये भी रही हमारी 2 C2s एंड C2s। तो इस मॉलिक्यूल में C4 है, C2 है, C2 4 C2 है और एक C4।
तो इसके अंदर हम एक जो प्रॉपर एक्सेस जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक तो होती है प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एक तो होती है प्रिंसिपल एक्सेस। एक होती है प्रिंसिपल एक्सेस और एक होती है सब्सिडियरी। प्रिंसिपल एक्सेस और सब्सिडियरी एक्सेस। तो प्रिंसिपल एक्सेस जो होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ एन, जिस भी एक्सेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ एन होगा, मतलब रोटेशन होगा, वो ही हमारी प्रिंसिपल एक्सेस होती है। और जो बाकी बच जाती हैं वो सारी होती हैं लेफ्ट ओवर्स। जो बाकी जो बची होती हैं वो होती है हमारी सब्सिडियरी रोटेशन। इसको और भी है, मतलब जब आएंगे कई बार हम देखेंगे कि सेम नंबर ऑफ, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एन तो है, लेकिन वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एन में बहुत सारी होती है, तो उसमें हमें डिस्टिंग्विश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि प्रिंसिपल एक्सेस कौन सी उनमें से। और प्रिंसिपल एक्सेस को डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इसके अंदर प्लेन्स देंगे, वर्टिकल प्लेन देंगे या डायहेड्रल प्लेन देंगे, तब प्रिंसिपल एक्सेस का पता होना बहुत जरूरी है। तो जब हम जैसे केस आएंगे वैसे वैसे हम आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे प्रिंसिपल एक्सेस को जब कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। और अगर जैसे कि पेटिसिल के देख लें, इसके अंदर क्या क्या आया था, C4 आई थी और बहुत सारी C2 आई थी। तो एक C4 आई थी और बहुत सारी C2 आई थी। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ n क्या है, 2 और 4। इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ n क्या है, 4 हमारा मैक्सिमम नंबर है इस केस में। तो जो ये वाली जो एक्सेस थी, ये वाली है परपेंडिकुलर एक्सेस, वो क्या है हमारी इसके अंदर प्रिंसिपल एक्सेस। और बाकी के जितने भी C2 था बहुत सारी की सारी सब्सिडियरी एक्सेस, सब्सिडियरी एक्सेस। आई होप आप सबको समझ में आया हो। बाकी की चीजें अगले लेक्चर में समझाएंगे। प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो गया, उसके बाद इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री, आइडेंटिटी, इन्वर्जन सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिमेट्रीज को समझना।